और मैं प्रिंटिंग बिजनेस में गया, क्योंकि इंक बनने लगा। वो रिकॉर्डिंग वाले तो बेचारा अभन होता है, उन्होंने उस पर लगा दिया गुजराती में नो प्ले, वाई निखिल मद्रासी शुड नॉट बी अरेस्टेड। पुलिस के लोग आते हैं, मुझे उठा के ले जाते हैं, तो बेचारा जिसका था उसको धमात मार दी। लेकिन उस वक्त जो परिस्थिति थी मेरी, वो आर्थिक रूप से कमजोर होती गई। परिस्थिति ऐसे विष चक्र में मैं फंस गया कि मैं एक जमाने में 1 महीने का 12% पे ब्याज पे पैसा लिया करता था। 7 करोड़ 20 लाख रुपए का उस जमाने में मेरे पे डेब्ट था। जब मोहब्बत जवान होती है, हर अदा एक जवान होती है, आप जहां प्यार से कदम रख लो, वो जमीन आसमान होती है। आप सबके आगमन से पुलकित इस भूमि पर मैं निखिल मद्रासी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। द सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्टार्टेड इन 1940। 4 लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन आज ये 4 लोगों में से हम लोग हो गए हैं 13,500 सदस्य। 150 से ज्यादा एसोसिएशन हमारे साथ कनेक्टेड है। भरूच से उमरगाम तक का हमारा विस्तार है, और इस विस्तार के करीबन इनडायरेक्टली 2 लाख ट्रेड इन इंडस्ट्री लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं। ये है चेंबर ऑफ कॉमर्स। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आप देख लीजिए। आप अगर कोई भी एग्जीबिशन में गए तो हमारा सूरत इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर संस्थाना में है। कभी भी आप आइए और देखिए कि ये कन्वेंशन सेंटर क्या होता है। हमारी चेंबर भारत की सबसे समृद्ध चेंबरों में से एक है, क्योंकि हमारे पास 1,10,000 स्क्वायर मीटर जगह है। वो 1,10,000 स्क्वायर मीटर की जगह की अगर मैं बात करूं तो सूरत की अगर मार्केटिंग रेट गिनूं तो शायद 1,000 करोड़, और अगर मैं बॉम्बे की गिनती करूं तो 10,000 करोड़ की लैंड हमारे पास है। ये लैंड में एक ऐसा डोम है जो 1,16,000 स्क्वायर फीट का पिलरलेस एयर कंडीशन डोम है, जो अपने आप में सबसे बड़ा पिलरलेस एयर कंडीशन डोम पूरे देश में नहीं है। ये हमारे पास है। 10,000 लोग बैठ सकते हैं, और उनमें सबसे ज्यादा हॉट फेवरिट जो हमारा काम है वो है नवरात्रि। और नवरात्रि में जिस तरह से उसको रेंट पे लेने के लिए होड़ लगती है, हम लोग ऑक्शन लगाते हैं, और उस ऑक्शन के जरिए हमें बहुत सारी इनकम भी होती है। इसके बिल्कुल बगल में प्लेटिनम हॉल है, जो अभी हॉट डेस्टिनेशन बना हुआ है मैरिज के लिए। 1200 की कैपेसिटी है, लंच एंड डिनर एरिया। इसके बगल में लोन है। इसके बगल में हमारा 7th फ्लोर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें से 2 फ्लोर्स यानी 14,400 कारपेट स्क्वायर फीट एरिया चेंबर ऑफ कॉमर्स का है, और हम लोग 70 स्टाफ के साथ ये पूरे काम में आगे बढ़ते हैं। तो ये चेंबर ऑफ कॉमर्स का परिचय। चेंबर ऑफ कॉमर्स 5 एक्टिविटी सबसे ज़्यादा करती है। यहाँ करोदरा के भी बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे सदस्य हैं। करोदरा में जितनी भी डाइंग एंड प्रिंटिंग मिल्स है, उनके सभी के ओनर हमारे सदस्य हैं। और आप सबको भी मैं प्रेरित करता हूँ कि आप चेंबर ऑफ कॉमर्स में जुड़ना क्यों पसंद करो, क्योंकि आपके ट्रेड एंड इंडस्ट्री का जो समस्या है उनका समाधान की कोशिश हम लोग करते हैं। हम 5 काम करते हैं। एक काम, 300 से ज़्यादा प्रोग्राम हम एक साल में करते हैं, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्क्लेव्स। क्यों? दक्षिण गुजरात का कोई भी उद्योगपति कोई भी प्रकार के ज्ञान से वंचित न रह जाए। दुनिया में क्या चल रहा है वो हम लोगों को दिखाते हैं। दूसरा काम, एग्जीबिशंस। एग्जीबिशन क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर हो उनको सीधा मार्केट कौन दे सकता है? ओनली एग्जीबिशंस। क्योंकि 15,000, 20,000, 30,000 लोग तक आते हैं इस एग्जीबिशन में। अब आप जानते हैं कि सूरत इज अ टेक्सटाइल सिटी, सूरत इज अ डायमंड सिटी। टेक्सटाइल के करीबन 5 एग्जीबिशन हम हर साल लगाते हैं, और हर एग्जीबिशन में 15 से 30,000 तक लोग आते हैं। वहाँ पर जो स्टॉल लगाता है उनको पूरा कस्टमर बेस वहाँ पर मिल जाता है। अगर मैं थोड़े दिनों के पहले की बात करूँ तो सिटेक्स करके एक एग्जीबिशन था, सूरत इंटरनेशनल टेक्सटाइल मशीनरी एग्जीबिशन, और उसमें करीबन 30,000 लोग आए थे। और मुझे बड़ी प्रसन्नता से, गर्व से कह सकता हूँ कि 2,000 करोड़ का बिजनेस सभी को मिला के प्राप्त हो चुका है। आप ताली बजा सकते हैं यार, आप इतना सीरियस मत हो जाओ। और ऐसे एग्जीबिशंस अभी हम मार्च में जो आने वाला है वो है समग्र वेस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा ऑटो एक्सपो। वी आर गोइंग टू हैव 4 दिन का एक्सपो, 50,000 लोग, और 2 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, आपको जो भी कुछ चाहिए 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक आपको वहां पर मिलेगा। तो ये हुई दूसरी एक्टिविटी, एग्जीबिशन। हमारी तीसरी एक्टिविटी होती है, और वो है इंटरनेशनलिज्म। क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाना ज़रूरी है। मोदी जी चाहते हैं कि
हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, ऐसे थोड़ी बनेगी। एक्सपोर्ट जब तक नहीं होगा तब तक। लेकिन एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम क्या होता है, कहाँ पर एक्सपोर्ट करें, कानून का क्या, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जितनी भी जो माया जाल है उसमें से कैसे आगे बढ़ने का। तो हम ये तरीका लोगों को सिखाते हैं। और आपको मुझे बड़ी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है ये आपको कहने में कि जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति अपनी पूरी टीम के साथ 2 महीने पहले हमारे चैम्बर में आए थे। कोई एक राष्ट्र का उपराष्ट्रपति चैम्बर के इनविटेशन पे सूरत आए, ऐसी प्रथम घटना इतिहास की बनी हुई है। मैं बहुत ट्रैवल करता हूं मेरे दोस्तों के साथ, सभी को सिर्फ इंटरनेशनलिज्म इसलिए ताकि व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द होल वर्ल्ड, ये हम लोगों को दिखाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को दिखाना चाहते हैं। और मैं इस बार चाइना गया था। चाइना में एक पूरा इंटरनेशनल मशीनरी एग्जीबिशन था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस एग्जीबिशन में जब भी मैं घूमता था पूरे सुरती हूँ मेरे को नजर आते थे। करीबन 800 से ज़्यादा अधिक सुरती वहाँ पर घूमते थे, सिर्फ परचेस करने के लिए कि हमें किस मशीनरी, कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना है। अब देखो चाइना में 800 सुरती, दिस इज अनबिलीवेबल। इसके बाद मैं इंडोनेशिया का, वहां पर हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। अब मैं बोत्सवाना जाके आया, 18 लोगों का प्रतिनिधि मैं लेके गया था। और ऐसे 18 लोग जो सूरत को रूल करते हैं, सोलार वाले, टेक्सटाइल वाले, स्टॉक मार्केट वाले, म्यूचुअल फंड वाले, ये सब दोस्तों को मैं लेके गया था। अब बोत्सवाना में हमने ऐसा वातावरण खड़ा कर दिया कि पूरा बोत्सवाना हमारे आगे पीछे घूमने लगा। और इसी के चलते बोत्सवाना के राष्ट्रपति 22, 23, 24 और 25 जनवरी को सूरत आ रहे हैं। ये बड़ी एक घटना होने वाली है। चौथा काम है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व, क्योंकि हम भी समाज के लोग हैं। तो जब भी कुदरती आफत आती है तो चैम्बर हमेशा साथ में रहता है। और पांचवी हमारी जो उपलब्धि वो है रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट। स्थानिक सरकार, गुजरात सरकार, केंद्र सरकार हमारी सुनती है। हम ट्रेड एंड इंडस्ट्री की समस्या को वाचा देते हैं, उनके समाधान, जो प्रश्न होता है उसके समाधान करने में हम मदद करते हैं। अब ये 5 प्रवृत्ति के साथ चैम्बर आगे बढ़ती है, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। ये 86 ईयर्स इज गोइंग ऑन एंड मैं 79वां प्रेसिडेंट हूँ। अब आपको लगेगा कि मैं चैम्बर का प्रचार करने आया हूँ, नहीं। जब B+ टॉक्स में जब हमारे दोस्त आए, सतीश जी आए, केतन जी आए, तो मैंने बताया कि मैं चैम्बर के बारे में इसलिए बताऊंगा ताकि चैम्बर की पहले की, मेरी ये पोजीशन की पहले की कहानी बहुत एक्साइटिंग है, रोचक है, और शायद इसमें से आप लोगों को कोई संदेशा मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी भी सुधर सकती है। अब स्टोरी ऐसी है, ये चैम्बर में मैं 1988 में मेंबर बना था। तो आपको किसी को भी प्रश्न होगा कि फिर 37 ईयर्स के बाद आप प्रेसिडेंट क्यों बने, आप कभी भी बन सकते थे। सवाल ये था कि यही मेरी संघर्ष की यात्रा है। मैं आज खुला बोलूँगा, मैंने जो सहन किया है वो मैं आज बताने में मुझे कोई शर्मिंदी नहीं है। चित्रलेखा वाले ने कल ही मेरा इंटरव्यू किया था, पूरी मेरी स्टोरी चित्रलेखा में आने वाली है। लेट्स गो बैक टू 1980s। मैं पहले से लीडर था, 10 साल का था तब मैं। एक राजनारायण करके पॉलिटिकल कैरेक्टर था, वो इंदिरा गांधी के सामने पहली बार इलेक्शन जीता था। तब से मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी। मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ, मैं जब 10 साल का था। अब आज मैं 62 ईयर्स का हूँ, मैं 52 साल पहले की बात कर रहा हूँ। स्कूल में लीडरशिप की, CR, जनरल सेक्रेटरी, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाने के लिए जो मोटिवेशनल स्पीच दी जाती है कॉलेज में, वो मैं दिया करता था। तब एक युवानी का जोश था, एक उत्साह था, एक ताकत, धगस, कुछ कर दिखाने की तमन्ना थी। वहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। कॉलेज खत्म हो गई तो मैंने सोचा कि अब क्या करें। पिताजी का और अंकल का बिजनेस था, मैं लूम्स हम लोग चलाते थे। तो पांडेसरा GIDC में हमारे 24 लूम्स हुआ करते थे। अब 24 लूम्स जिस तरह से हम चलाते थे वो ट्रेडिशनल थे, कोई मतलब क्रांतिकारी कोई विचार नहीं था, ना तो कोई परिवर्तन की गुंजाइश थी। अब मैं ठहरा पब्लिक का आदमी, हर लोगों के साथ मैं मिलता जुलता हूँ, और मुझे वहाँ पर घुटन सी होने लगी, क्योंकि चाय पीने के लिए अगर 2 किलोमीटर जाना पड़े और पूरा काम, जो काम आदमी कर सकता है वो मेरे को करना पड़े, वो मेरे को पसंद नहीं था। पिताजी को बोला कि पापा मेरे साथ ये मेरे काम नहीं करूँगा, या तो आप डेवलपमेंट कीजिए, लोन लीजिए, कुछ भी कीजिए, जुगाड़ कीजिए, लेकिन अगर 24 लूम्स, ये भी प्लेन लूम्स, विदाउट लॉबी, विदाउट जैकार्ड चलाना है तो ये मुझे मंजूर नहीं है। पिताजी ने बोला तो छोड़ दे। फिर मैंने बोला ऐसा कौन सा बिजनेस शुरू करूं, तो मैंने सोचा कि मैं प्रिंटिंग का व्यवसाय शुरू करूं, और मैं प्रिंटिंग बिजनेस में गया, क्योंकि प्रिंटिंग को उस समय सबको ज़रूरत थी। विजिटिंग कार्ड, इन्विटेशन कार्ड, बिल बुक, चलान बुक, रसीद बुक,
छपवाने के लिए सब कुछ, मतलब हर एक आदमी को ज़रूरत होती है। तो फिर वो मैंने शुरू किया, मैं किंग बनने लगा। 12 प्रिंटिंग प्रेसों में मैं काम करवाता था। फिर एक किसी ने मेरे को ऑफर किया, एक बंदे ने, कि तू मेरे साथ पार्टनर बन जा। मैं पार्टनर बन गया, मेरा खुद का भी प्रिंटिंग प्रेस हो गया। और वो प्रिंटिंग प्रेस ऐसा कि सूरत की जितनी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी उस समय की, उनकी पूरी प्रिंटिंग, उनके पूरे एनुअल रिपोर्ट्स हम छापा करते थे। उस समय प्राइमरी स्टॉक मार्केट का इश्यूज का फॉर्म छपता था, वो 1-1 लाख फॉर्म मैं छापता था। तो ऐसी मेरी एक प्रगति चालू हो गई। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि 1994 में सो कोल्ड प्लेग आया। सो कोल्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक WHO में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, अभी तक ये प्लेग के नाम से उसको कहीं पर बुक नहीं किया गया है। तब मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑलरेडी सदस्य था। तो हमने प्लेग के दौरान ये सोचा कि कुछ ऐसा करें कि चैम्बर को एक अच्छा प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ये मेरा टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। और उस दौरान हमने 1994 में एक वीडियो कैसेट बनाई जिनमें हमने बोला कि आपको प्लेग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दैट वाज द स्टोरी बिहाइंड द होल थिंग। तो ये कैसेट बहुत चली, क्योंकि नेचुरली उस वक्त लोगों को चाहिए था कि डॉक्टर्स क्या बोलते हैं। फिर दोबारा एक वीक के बाद हमने दूसरी वीडियो कैसेट चालू कर दी। उसमें हमने लोग भागते हुए, अगर भागोगे तो आपको कितनी बड़ी सजा बाहर जाके मिल सकती है, वो हमने कहना शुरू किया। वो भी बहुत चली, क्योंकि इस वक्त केबल नेटवर्क थे। उस वक्त कैसेट्स रिकॉर्डिंग में दी जाती थी और वो केबल नेटवर्क पे पहुंचती थी, वो VCR से चलाते थे। फिर कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती है और एक करके सूरत में है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट उस जमाने में थे, तो उन्होंने एक पत्रकार परिषद बुलाई, मुझे भी बुलाया गया। वो पत्रकार परिषद में मैं गया और वहाँ पर उन्होंने बोला कि आई एम डाउटफुल अबाउट द प्लेग, ये शायद प्लेग नहीं है। तो क्या है? तो बोले हंटा वायरस करके महाबीमारी है। पत्रकारों ने बहुत प्रश्न पूछे, मैं तो बिल्कुल साइलेंट था। लेकिन वो पूरे पत्रकार परिषद खत्म होने के बाद मैंने सर को कहा कि सर ऐसे लोग मानेंगे नहीं आपकी बात को। तो बोले क्या करना चाहिए? मैंने बोला लेट्स गो टू द प्लेस जहाँ पर ये हुआ है, कतारगाम, बेड़, डभोली, सिंगरपुर, जहाँ पर करीबन 55 से ज़्यादा मौत हो चुकी थी। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, चलने के तैयार है। दूसरे दिन हम लोग चलते हैं वहाँ पर, वीडियो कैसेट उतारते थे। हमें पता चला कि वहाँ पर सब लोग भाग गए थे, कोई था ही नहीं। उनका इन्वेस्टिगेशन किया, मैं डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे पास मिनट कम है। तो उनके बाद हम लोग थोड़े उस पर कंक्लूजन पर है कि इस बात तो सही है कि ये प्लेग तो नहीं है, किसी और वजह से यह बीमारी हुई थी। क्योंकि 1 महीने पहले वहाँ पर ज़्यादा बारिश की वजह से फ्लड आया था और वो फ्लड के चक्कर में जो कचरा और सब था उसकी वहाँ पर जमकर वो खड़ा हो गया था। और जब उनको अगर घसीटा जाए तो फिर पूरा ये जीवात, जीव, जंतु वो हवा में फैला था और वो कंटामिनेशन होने की वजह से ये बीमारी आई थी। हमने कैसेट चैम्बर में से प्रस्ताव किया कि ये निकालते कि पॉजिटिव प्लेग। चैम्बर ने बोला कि नहीं, हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है, मैं खुद निर्माता बन जाता हूँ। मैंने अपने पैसे लगाकर वो वीडियो कैसेट तैयार की और उसमें पॉजिटिव प्लेग वो उनका हेडिंग था। लेकिन जो जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती थी, वो रिकॉर्डिंग वाले तो बेचारा अभण होता है, उन्होंने उस पर लगा दिया गुजराती में नो प्लेग। और नो प्लेग कैसे चलने लगी। सीधा नो प्लेग भरेंगे तो क्या लोग बोलेंगे कि प्लेग नहीं है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? पॉजिटिव प्लेग। हमने तो क्वेश्चन उठाया था कि ये प्लेग था। तो अखबार वालों ने नेचुरली ऐसा एक 8 कॉलम का हेडिंग बनाया कि वाई निखिल मद्रासी शुड नॉट बी अरेस्टेड अंडर द एपिडेमिक कंट्रोल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। क्योंकि अगर उन्होंने बोला है कि प्लेग नहीं है तो वो कौन है? हाउ कैन ही से विदाउट अथॉरिटी? और अगर इनकी कैसेट देखने के बाद लोग अगर टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन बंद कर देंगे, मास्क पहनना बंद कर देंगे, तो पूरे समाज में अराजकता फैल सकती है। दूसरे दिन सुबह पेपर पढ़ के मैं हैरान था, पेपर छुपा दिया क्या कि घर वाले टेंशन में ना आ जाए। 10 बजे करीबन सुबह पुलिस के लोग आते हैं, मुझे उठा के ले जाते हैं और वहाँ पर जाके मुझे गालियाँ देते हैं। बोले कि ऐसा तूने क्या किया है? मैंने बोला सर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बोले बस वो लोग सुनने के लिए आदि नहीं थी, उन्होंने गालियाँ देना ही शुरू कर दिया। ठीक है, उस समय पुलिस कमिश्नर थे PC पांडे, उनको उन्होंने फ़ोन किया। पांडे जी ने कहा कि ये कैसेट आप लोग देखो, पुलिस वाले को हुक्म किया। अब वो बहुत चिल्लाए क्योंकि उस देखने के लिए कैसे देखेंगे, पुलिस स्टेशन में तो ऐसी कोई सगवड़ उस समय में तो थे नहीं। तो कहीं से टीवी और VCR को पकड़ के लेके आए और टीवी VCR वाले का टीवी VCR चालू नहीं हुआ तो बेचारा जिसका था उसको ढाबात मार दिया। मेरी वजह से किसी और को मार पड़ी। फिर वापस दूसरा टीवी VCR लेके आए, चालू किया,
पूरी कैसेट देख ली और किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि इसमें क्राइम कहाँ है, इसमें गुनाह कहाँ है। तो फिर उन्होंने फ़ोन किया कमिश्नर को कि सर ऐसा ऐसा हुआ है और उसमें तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। बोले उसको छोड़ दो। लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि एक ऐसा साधन मेरे हाथ में आ गया है जो घर घर में मैं पहुंच सकता हूं, किसी के दीवान खाने में भी पहुंच सकता हूं, मैं रसोई घर में भी पहुंच सकता हूं। और तब मैंने परिवार वीडियो मैगजीन की शुरुआत की 15 मिनट के न्यूज़ से। उस ऐसा समय जो समय में सिर्फ दूरदर्शन था और जी टीवी था और एक BI टीवी था, इसके अलावा कोई सैटेलाइट चैनल नहीं थी उस ज़माने में। मैंने 1995 में ये वीडियो कैसेट शुरू की, 15 मिनट के न्यूज़ शुरू किए, अचानक डिमोलिशन आ गया बिकॉज ऑफ दैट प्लेग इफेक्ट। SR राव आपने नाम सुना होगा, म्यूनसिपल कमिश्नर थे। उन्होंने एक बड़ी झुंबेश चलाई, पूरे शहर में जितने भी गैरकायदेसर कंस्ट्रक्शन थे उसको डिमोलिशन करने का काम उन्होंने किया। लेकिन हम कैमरा रख के खड़े रहते थे। टूटते हुए बिल्डिंग्स, टूटते हुए घर, रास्ता, लाइन दोरी, भागा तालाब से चौक तक का एक डिमोलिशन, बड़ी लंबी कहानी है इसके पीछे। अब रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर मैं बात करूंगा तो, टाइम नहीं है मेरे पास। तो वो डिमोलिशन की वजह से ये जबरदस्त चला। हमने फिर आगे डेवलप किया 3 घंटे का, 6 घंटे का और 24 घंटे का चैनल किया। उसका नाम था चैनल सूरत और हम घर घर के सदस्य बन गए। मैं सच बताता हूँ 1995 से मैंने जब तक बंद किया 2015 तक, आई वॉज अनक्राउंड किंग ऑफ द होल सिटी ऑफ सूरत। मैं जो बोलता था वो लोग करते थे। मैं अगर फ्लड में मैं बात करूँ वहाँ से, अगर झड़प से बात करूँगा 1998 का फ्लड, 2006 का फ्लड, 2001 का धरतीकंप, 2002 का कौमी रमखान, उन पूरी परिस्थिति में चैनल सूरत की एक अहम भूमिका हुआ करती थी क्योंकि मैं जो बोलता था वो लोग करते थे। इतनी विश्वसनीयता थी मेरी। मैं अगर बोलूं फ्लड में कि इस समय आ गया है कि ग्राउंड फ्लोर पर सब 20 फुट ऊंचे चले जाओ, लोग इसी वक्त 20 मिनट के अंदर अंदर लाखों लोग ऊपर चले जाते थे। ये मेरी उपलब्धि थी। करोड़ों को मैंने नुकसान बचाया, लाखों लोगों के जान बचाई। लेकिन उस वक्त जो परिस्थिति थी मेरी, वो आर्थिक रूप से कमजोर होती गई और इतनी कमजोर हो गई कि चैनल चल रहा था, आगे आगे हम लोग चल रहे थे, लेकिन पीछे क्या हो रहा था, पीछे पूरा खड्डा था क्योंकि आवक नहीं थी, खर्चा चालू था। पहले 25 लोग जुड़े, 50 लोग, 60 लोग, 70 लोग। एक परिस्थिति में 125 लोग मेरे हाथ के नीचे काम करते थे क्योंकि मेरा न्यूज़पेपर भी चलता था, इवनिंग न्यूज़पेपर, जो सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर पहले तो मदद की, आपसे मांगा 1 लाख, दोस्त थे आप, आपने मेरे को दे दिया। आपसे मांगा, आपने भी दे दिया। तो 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, घाटा बढ़ता जाता है। हर महीने पगार कहाँ से करें, हर महीने एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा कैसे निकालें। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते ब्याज पे पैसा लेना शुरू किया। 1%, 1.5%, 2%, 3%। वो फिर ऐसी परिस्थिति, ऐसे विष चक्र में मैं फंस गया कि मैं एक जमाने में 1 महीने का 12% पे ब्याज पे पैसा लिया करता था। अब तब मेरे पास कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। हर बार एक उम्मीद होती थी, आशा होती थी, ऐसा होएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होता। ये मेरा मैसेज आप लोगों को है। ब्याज के विष चक्र में कभी भी मत पड़िए। 1.5% से ज़्यादा ब्याज किसी को मत दीजिए। बैंक के पास आप लोन रहे हो ठीक है, अगर अनसिक्योर्ड ले रहे हो तो 18% तो ठीक है, लेकिन 18% से ज़्यादा अगर ब्याज में डूबोगे तो आप ध्यान में रखना कि आप फंसोगे, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आपको 20% से ज़्यादा कमानी दे सकता है। ये आज का मेरा पहला संदेश है। और दूसरा संदेश ऐसा है कि अगर आप गुजराती हो, वाणिया बुद्धि बोलते हैं, आपको कैलकुलेशन करना चाहिए और कहीं रुक जाना चाहिए। मुझे जब पता चला कि मैं 1 करोड़ के देवा में फंसा हूँ तो मुझे रुक जाना चाहिए था, लेकिन मैंने गिनती नहीं की। 3 करोड़ 61 लाख रुपये में जब खत्म हो गया तब मेरे पास इतना देवा था। उस देवा के बाद उसमें इनकम टैक्स की रेट गिरी किसी और की वजह से, उसमें ये सब पकड़ा गया। 3 करोड़ 61 लाख रुपये पेनल्टी हो गई। 7 करोड़ 20 लाख रुपये का उस जमाने में मेरे पे डेब्ट था। और फिर वहाँ से मैंने उल्टी गिनती शुरू की। मैंने बोल दिया लोगों को मेरे पास पैसा नहीं है, अब अगर आपको पैसा चाहिए तो मुझे टिकने दो, धंधा करने दो, धंधा करूँगा, पैसा चुकाऊँगा। 55 केस 138 के मेरे पे चलते थे, गुंडों के पास पैसे लिए थे। सबको पैसा चुकाते चुकाते मैं 22 साल
2001 की ये बात है, वहां से ये शुरू हुआ था उपक्रम। 22 साल तक मैंने 80% पैसे वापस चुका दिए, और जो पेनल्टी वाला केस था वो 22 साल तक चला इनकम टैक्स में, और बाद में ये केस लोकल कोर्ट में मैं हार गया। मैंने उसको आगे पड़कारा, वहाँ पर डिपार्टमेंट हार गया, वहाँ से फिर हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में मैं जीत गया, वापस डिपार्टमेंट ने उसको ललकारा, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में मैं जीत गया। तो 3 करोड़ 61 लाख अभी सिर्फ 10 महीने पहले खत्म हुए, और बाकी के जो 3 करोड़ 61 लाख में से 80% मैंने कमा के सबको चुका दिया, पूरे केसेस मैंने अपने आप में खत्म कर दिया। ये मेरी संघर्ष की कहानी है। और तब जब मेरा सुप्रीम कोर्ट में केस मैं जीता, तब मैंने सोचा कि अब मैं चेंबर का प्रेसिडेंट बनूंगा, और तब मैं चेंबर का प्रेसिडेंट बनना मुझे पसंद हुआ। ये पूरी कहानी का मतलब इतना ही है कि हर स्टोरी के पीछे एक संघर्ष होता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में करना क्या चाहिए? शांत रहना चाहिए, धीरज रखनी चाहिए, लोगों के साथ ओपननेस होनी चाहिए। ये आज तुम बताओ कि ये स्टोरी अगर वीडियो पे रिकॉर्ड हो रही है, और वो जो टेलीकास्ट होगी तो जिनको पता नहीं है उनको भी पता चलेगा, लेकिन दैट इज ओपननेस। और वो ओपननेस मैंने उस जमाने में रखी थी, और इस जमाने में जो मैंने रखी थी इसीलिए मैं बच गया। मैंने बोल दिया, अगर आप मुझे मारोगे आपका पैसा कैसे मिलेगा, अगर आप मुझे जेल में डालोगे आपका पैसा कैसे मिलेगा। तो ये सवाल ये होता है। जब मैं चुनाव लड़ा तब मुझे पता था कि मेरा पूरा भूतकाल, मेरा पास, मेरे हरीफ लोग खोलेंगे, चिट्ठा खोलेंगे, लेकिन उन तैयारी के साथ मैंने चेंबर का इलेक्शन लड़ा, और ऐसा हुआ जो मैंने सोचा था। लेकिन फिर भी भगवान के आशीर्वाद और आप लोगों की कृपा से मैं चेंबर का प्रेसिडेंट बना। 6 महीना कल ही खत्म हुए, 6 महीने